हेलो डियर क्लास टेंथ। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके साइंस का जो सैम्पल पेपर आया हुआ है 2024 से लेकर 25 में, इसमें हम लोग सेक्शन बी करेंगे, क्योंकि सेक्शन ए जो है हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 1 में इसको कंप्लीट कर दिया था। अब आइए देखते हैं सेक्शन बी में जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होगा। आइए उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटिंग द रीजन फॉर योर आंसर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये नीचे जो दोनों रिएक्शन दिए गए हैं, इन दोनों रिएक्शन को देख के बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, रिडॉक्स रिएक्शन है, आपको बताना है। उसके अलावा बताना है कि जिस भी टाइप का रिएक्शन है तो उसका रीज़न भी देना है कि अगर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो क्यों है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो क्यों है। इसका आपको रीज़न भी लिखना है, यानी आपको बताना है ये रिएक्शन किस टाइप का है और उसका रीज़न देना है कि ये इस टाइप का रिएक्शन क्यों है। तो अगर आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो पहले क्वेश्चन को गौर से देखिए। पहले क्वेश्चन में हो क्या रहा है पहले समझिए। पहले क्वेश्चन में आपका जो एल्युमिनियम है वो Fe2O3 से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, Al2O3 प्लस 2Fe प्लस हीट ना। तो आप देख सकते हैं पहली चीज़ यहाँ पे कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो रहा है ना। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होगा तो उसे क्या लिखोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका पहला आंसर हो सकता है कि आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और देख सकते हैं क्या आंसर हो सकता है इसमें। देखिए वो क्या रहा है कि जो आपका एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम क्या कर रहा है, एल्युमिनियम आपका Fe2O3 में से आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। कि एल्युमिनियम क्या कर रहा है, एल्युमिनियम जो है Fe2O3 में से आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। देखो यहाँ पे जब एल्युमिनियम इससे रिएक्शन किया तो आयरन अलग हो गया ना। तो हो क्या रहा है इसमें, बेसिकली एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है तो क्या होता है आपका, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसका आंसर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसका आंसर है। दोनों ही आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, आइए उसको दिखाता है आपको। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में किस चैप्टर से पूछा गया है। तो एनसीईआरटी में जब आप लोग पेज नंबर 52 पर आएंगे तो पेज नंबर 52 पे आपको देखिए नीचे ये रिएक्शन देखने को मिलेगा ना। यही रिएक्शन आपके सेम क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो ये आपके एनसीईआरटी के एक चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन उठाया गया है और पूछा गया है किस टाइप का रिएक्शन है। तो ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है। जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी कुछ देर पहले ही बताए थे ना। तो इसका आंसर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। फिर और इसमें हीट रिलीज़ हो रहा है, हीट रिलीज़ होगा तो क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आंसर सही है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी सही है ना। और क्या आंसर हो सकता है इसमें, एक चीज़ और लिखा है कि दिस रिएक्शन इज़ नोन एज थर्मिट रिएक्शन ना। रिएक्शन क्या है, एक आपका थर्मिट रिएक्शन है। तो यानी कि एक ही आपके क्वेश्चन के तीन आंसर हो गए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी सही है, थर्मिट रिएक्शन सही है। तीनों में से कोई भी एक आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ए है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अगर आपको एग्ज़ाम में लिख कर आना होगा तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आइए उसके बारे में भी बता देते हैं कि इसको कैसे करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको लिखना है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रीज़न में क्या लिखोगे, हीट इज़ इवॉल्व, क्योंकि हीट रिलीज़ हो रहा है तो इस वजह से ये क्या है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपका हो गया 21 का आंसर। या फिर दूसरा आंसर क्या लिख सकते हैं कि ये एक आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसका रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट ना। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा था, इसलिए क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गया आपका 21 के ए का आंसर। आइए करते हैं 21 का बी के जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होगा। तो 21 का जो बी क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जब आपका PbNO3 यानी कि लीड नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन करता है, Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या बनाता है, PbI2 और KNO3 बनाता है। तो आपको बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है ना। तो हुआ क्या है थोड़ा समझिए। इसमें लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है ना। तो PbI2 बना कैसे होगा, जब इसका लीड इसके आयोडीन के साथ रिएक्शन किया होगा तब बना होगा PbI2। जब इसका पोटेशियम इसके NO3 के साथ रिएक्शन किया होगा तब क्या बना होगा, NO3। यानी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। Pb प्लस आई PbI2 बना दे रहा है और पोटेशियम NO3 KNO3 बना दे रहा है। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आइए उसको भी दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में कहाँ दिया गया है। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर पे जब आप आएंगे पेज नंबर 2 पर ना, पेज नंबर 2 पर आपको दिया होगा एक्टिविटी 1.2 है ना। ये जो आपका एक्टिविटी 1.2 है इसी से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें देखो क्या है, इसमें आपका लिया गया है लीड नाइट्रेट और क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड ना। लीड नाइट्रेट का फार्मूला अभी दिया गया था। लीड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है Ki ना। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, उसमें दिया हुआ था। तो जो एक्टिविटी 1.2 है वो कौन सा है, ये आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे ये उसको भी देख लेते हैं।
तो आपको आंसर में लिख के आना है कि ये एक तरीके का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज एज देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसी वजह से अब बी वाले का यही हो जाएगा आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सेक्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा, जो है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि अनिरुद्ध के पास दो तरह के मेटल ऑक्साइड हैं। कौन कौन से मेटल ऑक्साइड है, पहला उसके पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है उसके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। अनिरुद्ध के पास दो तरह के मेटल ऑक्साइड हैं, पहला एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फिर क्या कह रहा है कि ही फॉरगेट टू लेबल देम, लेकिन वो क्या कर रहा है, कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसको लेबर करना भूल गया है, मतलब लिखना भूल गया है। फिर क्या कह रहा है, हाउ विल यू गाइड और हेल्प अनिरुद्ध टू आइडेंटिफाई द ऑक्साइड एंड लेबल देम। कह रहा है कि किस तरीके से हम अनिरुद्ध को ये बता सकते हैं कि कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड है कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसकी को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमें ऑक्साइड होगा ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डायग्राम एक इमेज दिया गया है ना। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि दो तरह के आपके मेटल ऑक्साइड दिया गया है। पहला मेटल ऑक्साइड ये है, दूसरा मेटल ऑक्साइड ये है ना। अब आपको पहचाना है कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड है और कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखो देखने में दोनों ही कैसे एक जैसे हैं ना, तो फिर कैसे पता चलेगा कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड है कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें पता होगा तो हम बता सकते हैं इसमें से कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड है कौन सा जिंक ऑक्साइड है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका फार्मूला क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है MgO। तो Al2O3 जो होता है ये एक तरीके का कैसा होता है, ये आपका होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसा होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये आपका एक तरीके का बेसिक ऑक्साइड होता है। कैसा ऑक्साइड होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बेस की तरह बिहेव करता है। तो इन दोनों के पहचानने का तरीका क्या है, तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड को कैसे पहचान सकते हैं, अगर इसका रिएक्शन हम लोग एसिड से कराएंगे और बेस से कराएंगे, दोनों से अगर ये रिएक्शन कर लिया तो समझ जाएंगे वो क्या है, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है। लेकिन जब हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एक बार एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे एक बार बेस से रिएक्शन कराएंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है। जब ये बेस है तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस रिएक्शन करता है एसिड के साथ ना। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो आपका एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। तो इस तरीके से रिएक्शन करके हम पहचान सकते हैं कौन आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है कौन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। ये तो हो गया पहला तरीका। एक तरीका और है पहचानने का, होता क्या है, जो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है ना, ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो एम्फोटेरिक क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। तो सॉल्यूबल होने की वजह से क्या होता है, जब हम लोग इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या करेगा, ये आपके रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। यानी लिटमस पेपर से भी हम पहचान सकते हैं कि कौन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है कौन आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है। कैसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है और एक बेस होता है। बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है वो रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है ना। तो वाटर में सॉल्यूबल होने की वजह से ये बेस की तरह काम करेगा। और जैसे हम लोग क्या करेंगे, उसमें रेड कलर के लिटमस पेपर को उसमें हम लोग डिप करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे, उसमें अगर हम रेड या ब्लू कलर के लिटमस पेपर को ऐड करेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्यूबल है तो ना एसिड की तरह बिहेव करेगा ना बेस की तरह बिहेव करेगा वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है कौन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसको आप आंसर में कैसे लिख कर आ सकते हैं, आपको आंसर के करने का तरीका बताते हैं। तो इसका आंसर आप दो तरीके से लिख सकते हैं ना। तो ये तरीका मैंने पहले बताया था, क्या बताया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड। हमने कहा था कि जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है किसके साथ रिएक्शन करता है, सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ। क्यों, क्योंकि ये आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक इन नेचर होता है। जबकि जो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ एसिड से रिएक्शन करता है। तो इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
ना। और इसका एक और आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कह रहा है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। कह रहा है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम सॉल्यूशन लेंगे तो क्या करेगा, रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो इससे पता चल जाएगा कि वो आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अगर यही हम एल्युमिनियम ऑक्साइड लेंगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। यह एम्फोटेरिक होता है और वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। दस इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर ब्लू और रेड लिटमस पेपर। तो इस वजह से क्या करेगा, ये नहीं ब्लू कलर के लिटमस पेपर में कोई चेंज लाएगा, नहीं रेड कलर के। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है और कौन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, आपका दोनों ही आंसर क्या है, करेक्ट है। तो यानी कि ये नीचे जो सैंपल दिया होगा ना, अगर ये क्या होगा, ये आपके रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा तो समझ जाना ये कि ये वाला जो आपका सैंपल है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अगर ये वाला जो सैंपल है लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं ला पाएगा, समझ लेना वो क्या है, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का सैंपल दिया हुआ। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड। आइए इसमें जो बी वाला पार्ट है उसको भी देखते हैं, बी वाला पार्ट में क्या कह रहा है। तो बी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्टिविटी में आयशु को दो तरह के सब्सटेंस दिए गए थे। वो सब्सटेंस कौन कौन सा है, पहला उसको दिया गया था कॉपर सल्फाइड और दूसरा दिया गया था कॉपर ऑक्साइड ना। इसको करना क्या था, जो इसके पास कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड था, इसमें से इसको कॉपर को क्या करता था, एक्सट्रैक्ट करना था, कॉपर को उसको अलग करना था। यानी कि कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड में से उसको कॉपर को अलग करना था ना। और लिखा है कि कॉपर सक्सेसफुल एक्सट्रैक्ट कॉपर सक्सेसफुली, उसने कॉपर को एक्सट्रैक्ट भी कर लिया इजीली। फिर क्या कह रहा है, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन हाउ आयशु माइट हैव कंप्लीटेड द एक्टिविटी। कह रहा है कि जो आयशु ने कॉपर सल्फाइड और ऑक्साइड में से कॉपर को अलग किया है, उसको आप एक केमिकल रिएक्शन की मदद से बताइए कि वो कैसे उसने सल्फाइड और ऑक्साइड में से कॉपर को अलग किया है। आइए उसको भी करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया है ना। ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 से, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल से लिया गया है। तो जब आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 50 के बाद 51 पर आएंगे तो आप देखेंगे उसमें एक टॉपिक लिखा होगा एक्सट्रैक्शन मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज़। इसी में ये जो आपके पास यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ देख सकते हैं, कॉपर सल्फाइड में से हमें क्या करना है, कॉपर को अलग करना है। तो यहीं पे आपका दोनों रिएक्शन लिखा गया है कि इस कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड में से सल्फर कॉपर को कैसे अलग करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन दिया गया है ना। तो ये रिएक्शन कैसे होता है, इसको करके दिखाते हैं। तो देखिए इसका हम लोग कैसे रिएक्शन करेंगे। तो हमें क्या करना है, कॉपर सल्फाइड और ऑक्साइड में से कॉपर को अलग करना है। तो आइए इसी रिएक्शन को इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फाइड का फार्मूला क्या लिखा हुआ था, कॉपर सल्फाइड का फार्मूला लिखा हुआ था Cu2S ना। क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में जो कॉपर सल्फाइड है इसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे और इस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। क्या बोला जाता है, रोस्टिंग। यानी कि जब हम लोग कॉपर सल्फाइड को रोस्ट करेंगे, यानी उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो क्या होगा, एक कॉपर सल्फाइड से ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर सल्फाइड से क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड बनाओगे, बस सल्फर हटा के ऑक्सीजन लगा दो। कॉपर सल्फाइड में से सल्फर हटा के ऑक्सीजन लगा देंगे तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। और साथ ही साथ इसमें सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्शन करके बनाता है SO2 गैस। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में जो आपका कॉपर सल्फाइड होता है उसको जब हम लोग रोस्ट करते हैं तो सल्फाइड से क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। अब होता क्या है, स्टेप नंबर 2 में ये जो कॉपर का ऑक्साइड बना हुआ है उसको हम फर्दर हीट करते हैं। जो आपका कॉपर का ऑक्साइड बना हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर हीट करेंगे। तो क्या होगा, कॉपर का जो ऑक्साइड बना हुआ है इसको जब हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, जो कॉपर सल्फाइड इस रिएक्शन में थोड़ा बहुत बच गया है इसके साथ फिर से रिएक्शन करता है ना। तो हुआ क्या है, थोड़ा गौर से समझिए। देखिए स्टेप नंबर 1 में कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। इसी ऑक्साइड को क्या करेंगे हम, फर्दर जब हीट करते हैं तो आपका ऑक्साइड सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, जो दोनों कॉपर है ना, कॉपर दोनों कंबाइन करके अपने कंपाउंड से अलग हो जाएंगे। दोनों कॉपर कंबाइन करके क्या हो जाएंगे, कंपाउंड से अलग हो जाएंगे। कॉपर आपका एक्सट्रैक्ट हो गया है और सल्फर और ऑक्सीजन बच गया। सल्फर और ऑक्सीजन ये दोनों लोग आपस में रिएक्शन कर के SO2 गैस बन के निकल जाते हैं ना। तो हमें क्या करना था, कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को अलग करना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो यही हमारे आंसर हो गया कि किस तरीके से कॉपर सल्फाइड और ऑक्साइड में से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आपको क्या बोलते हैं आंसर में बस ये स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 बस यही 2 स्टेप लिख देंगे, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो हम लोगों ने बी वाला पार्ट कर लिया था ना। तो ये जो है आपका कौन था, क्वेश्चन नंबर 27 का ए हम लोगों ने कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 27 का बी वाला भी पार्ट कर लिया है ना। तो इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट का क्या करना है, आपको रीज़न बताना है कि वो क्या उसका आंसर होगा। कह रहा है कि सर्टेन मेटल आर यूज
फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। कह रहा है कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि खाने के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होते हैं ना। आप लोग देखे होंगे जो भी खाना वगैरह होता है वो मेटल के बर्तन में बनता है, चाहे वो दाल बनाते हो कुकर में बनता है, सब्जी बनाता होता हो तो मेटल के कढ़ाई में बनता है। तो मेटल के ही बर्तन क्यों बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते, ये उसका रीज़न पूछ रहा है। तो इसका दो आंसर हो सकता है। पहला आंसर हो सकता है बिकॉज मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल होता है उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, इस वजह से जो जितने भी बर्तन होते हैं खाने बनाने वाले हम लोग मेटल का बनाते हैं ना। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो क्या होगा, खाना बनाएंगे पता चला बर्तन ही जब पिघल जाएगा तो खाना बनाएंगे किस में। तो इस वजह से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है तो मेटल का हम लोग खाने के बर्तन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल में क्या होता है, बहुत ही अच्छे से हीट फ्लो होता है। देखेंगे जब खाना हम लोग बनाते हैं तो बस बर्तन के नीचे ही उसको रखते हैं आग पे, तो बर्तन के नीचे हीट करने से पूरा का पूरा बर्तन ही हीट हो जाता है। तो वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का। इस वजह से हम लोग जो आपके खाने के बर्तन हैं वो लोहे का बनाते हैं, मेटल का बनाते हैं। तो सिंपली इसका आप आंसर लिख सकते हैं कि बिकॉज मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दोनों ही आंसर क्या है आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व व्हेन सर्टेन मेटल एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्या कह रहा है थोड़ा समझिए। कह रहा है कि जब आपका नाइट्रिक एसिड, कह रहा है कि जब नाइट्रिक एसिड कुछ ऐसे मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं जिसमें कि वो हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। देखिए नाइट्रिक एसिड कुछ ऐसे मेटल से रिएक्शन करते हैं जिसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। किनको छोड़कर, मैग्नीशियम और मैंगनीज को अगर हम छोड़ देंगे तो नाइट्रिक एसिड केस में हमें हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलेगा। तो होता क्या है पहले समझो। देखो जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो हमें नॉर्मली हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। तो नाइट्रिक एसिड भी क्या एक तरीके का एसिड है, और यही एसिड किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन इस नाइट्रिक एसिड के केस में हमें हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है उसी का हमें रीज़न बताना है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन लिया गया है आपके, कि ये दोनों क्वेश्चन है आपके मेटल एंड नॉन मेटल यानी कि चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है ना। तो इसका आंसर क्या होगा समझो। देखो नाइट्रिक एसिड मेटल का साथ रिएक्शन करता है, जो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देता, इसका पीछे का लॉजिक समझो। कि देखो जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है ना, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन गैस को एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस क्या बन जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो नाइट्रिक एसिड के साथ हमें हाइड्रोजन गैस नहीं बल्कि हमें वाटर देखने को मिलता है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं देखने को मिलता। तो आपको आंसर में लिखना है बिकॉज नाइट्रिक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इनटू वाटर। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये आपको दिखाते हैं। तो जब आप चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 44 पर आएंगे ना, तो 44 पर आपको यहाँ कुछ लाइनें देखने को मिलेगा। कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस हमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, इसका रीज़न भी लिखा हुआ है। बिकॉज क्या रीज़न लिखा है, HNO3 इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या होता है, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है। इट ऑक्सीडाइज H2 प्रोड्यूस टू वाटर। क्या होता है, जो रिएक्शन में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको क्या करेगा, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। इस वजह से हमें हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलता बल्कि हमें वाटर देखने को मिलता है। तो आपको आंसर में बस हाइड्रोजन से लेके वाटर तक इतना लिख कर आएंगे, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कह रहा था कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्शन करेगा तब जाके वो हाइड्रोजन गैस देगा। यानी कि मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ हाइड्रोजन गैस देता है और किसी मेटल के साथ नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आइए इसको भी दिखाते हैं। तो इसमें देखेंगे, इसमें लिखा है कि बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ना। इसमें कह रहा है कि लेकिन जब आपका बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 मैग्नीशियम और मैंगनीज से रिएक्शन करेगा तो वहाँ हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब आप नाइट्रिक एसिड को बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो इस केस में नाइट्रिक एसिड क्या होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने लगता है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, वो H2O को वाटर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। तो यही हो गया आपका पूरा आंसर कुछ क्वेश्चन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है उसके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पहला दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन नेम द कंपाउंड X and Z ना। क्या कह रहा है समझो, कह रहा है कि आपके सामने ये रिएक्शन लिखा गया है,
इस रिएक्शन में देख सकते हैं कई सारे पैटर्न बने हुए हैं। तो आपको बताना है इस रिएक्शन में जो आपका एक्स है वो कौन सा कंपाउंड होगा, जेड है कौन सा कंपाउंड होगा। इनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक रिएक्शन के स्टेप को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। आइए बारी बारी से जानते हैं कि रिएक्शन करके ये क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसी में विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्स टू जेड, एक्स से जेड जाने के लिए ये किस टाइप का रिएक्शन होगा। तो आइए क्वेश्चन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जब आप लोग देखेंगे गौर से तो इसमें हो क्या रहा है। इसमें देखिए NaCl प्लस वाटर और साथ में दिया है CO2 प्लस NH3 ना। तो हो क्या रहा है, जब ब्राइन सॉल्यूशन NaCl और वाटर क्या बोला जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन। जब ब्राइन सॉल्यूशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 इनको पास किया जाता है तो क्या बनता है। तो जब हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 को पास करते हैं तो बनाता है आपका क्या, बनाता है वो आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है आपका NaHCO3। क्या बनेगा, NaHCO3, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। यानी कि ये जो रिएक्शन है आपका बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन से लिया गया है। क्योंकि हम लोग जब ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड NH3 को पास करते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है, उसको हम और एक चीज़ और बनता है, वो बनता है क्या, अमोनियम क्लोराइड। इसका फार्मूला होता है NH4Cl बनता है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि जो एक्स कंपाउंड है उसका नाम क्या होगा, फार्मूला क्या होगा। तो एक्स क्या है, एक्स की जगह पे क्या बना, एक्स की जगह पे बना NaSCO3। यानी कि एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका एक्स है वो आपका हो जाएगा NaHCO3। तो एक आंसर हमें मिल गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स को हीट करेंगे तो जेड बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि बेसिकली ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो बनाता है क्या, आपका बनाता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग फॉर्मूला होता है Na2CO3, और साथ ही साथ बनाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जेड क्या है, जेड है आपका Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन में जेड पूछ रहा था, जेड क्या है, जेड है आपका Na2CO3। तो जेड की जगह लिख सकते हैं आप क्या, Na2CO3। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जेड में अगर हम लोग 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो क्यों बनेगा, वो क्यों क्या होगा ना। तो बेसिकली पूछ रहा है कि Na2CO3 में जब 10 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। यानी कि Na2CO3 और 10H2O लिख दीजिए, बस ये आपका आंसर है। क्या बन जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं ना। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछा कैसे गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जो स्टेप नंबर 1 है ये आपका है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। और जो स्टेप नंबर 2 है ये है आपका हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा, और स्टेप नंबर 3 है यह है आपका प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। यानी कि 3 टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये आपका NCERT में कहाँ है, आइए इसको भी हम दिखा देते हैं। NCERT में जब आप लोग पेज नंबर 30 के बाद यानी कि 31 पर आएंगे तो उसमें जो पहला रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि NaCl और वाटर, ये आपका है ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें CO2 और NH3 गैस पास करते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। फिर अगले स्टेप में दिया था कि बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या होगा, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। फिर आपका जो थर्ड स्टेप में दिया था वो है आपका कि सोडियम कार्बोनेट में वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा ना। तो बेसिकली आपका जो यही क्वेश्चन था वो आपके बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन और वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन से पूछा गया था। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया था NaHCO3, एक तो आंसर ये हो गया Na2CO3, दूसरा आंसर ये हो गया था, तीसरा आंसर क्या है आपका Na2CO3 डॉट 10H2O। यही आपका तीनों क्या है आंसर। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था कि इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शन नेम द कंपाउंड एक्स एंड जेड, एक्स और जेड का क्या नाम है। आपने देखिए एक्स का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, और जेड है क्या, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। फिर क्या पूछा है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन एक्स टू जेड, एक्स से लेकर जेड तक यानी कि NaSCO3 को जब हीट करते हैं तो वो किस टाइप का रिएक्शन होता है। तो देख सकते हैं कि NaSCO3 आपका सिंगल प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, और कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, 1 2 3, तीन प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है वो क्या होता है, वो आपका होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो यानी कि आपका सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो जो आंसर मेन है उसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो पहले का आंसर क्या है, x बराबर NaSCO3 और z बराबर Na2CO3, ये आपका पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बस आपको एग्जाम में इतना ही लिख कर आना है जितना मैंने क्या किया है आपको हाईलाइट किया है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 28 का जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि यू आर गिवन 3 अननोन सोल्यूशन, आपके पास 3 अननोन सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन का नाम इसने रखा हुआ है ABC, यानी आपके पास ABC 3 तरह के सोल्यूशन है विथ pH वैल्यूज, जिनका pH वैल्यू भी दिया गया है। क्या है, A का pH वैल्यू 6 दिया है, B का pH वैल्यू 8 दिया है और C का pH वैल्यू क्या दिया है, 9.5 दिया है। फिर क्या कह रहा है कि इन विच सोल्यूशन विल
द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस बी प्रेजेंट। कह रहा है कि ए, बी और सी इन तीनों सॉल्यूशन में से किस सॉल्यूशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन होगा। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी में से तीनों सॉल्यूशन में से किस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा H+ पाया जाता है ना। देखो इसमें एक नाम आया है हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है पहले समझो। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O+ को हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं ना। तो या तो हाइड्रोनियम आयन पूछे या फिर क्या पूछे, H+ पूछे, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है ना। यानी बेसिकली हमें pH वैल्यू देख बताना है कि किसमें ज़्यादा H+ पाया जाता है, किसमें कम H+ पाया जाता है। पहले इस क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया गया है ना, उस डाटा को पहले हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन में जो चीज़ कह रहा था उसको हम लोगों ने क्या किया है, अलग से लिख लिया है ना। तो कह रहा है कि आपके पास 3 तरह का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी। ए का pH वैल्यू 6 है, बी का pH वैल्यू 8 है और सी का pH वैल्यू क्या है, 9.5 है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, H+ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पहले समझिए, देखो जिस सॉल्यूशन का pH सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, जिस सॉल्यूशन का pH वैल्यू जितना ज़्यादा होता है उसमें उतना ही कम H+ पाया जाता है। pH वैल्यू जितना ज़्यादा होगा और H+ क्या होगा, उतना ही कम होगा। इसको उल्टा कह सकते हैं, जिस सॉल्यूशन का pH वैल्यू सबसे कम होगा उसमें H+ क्या होगा, सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो हमें क्या क्वेश्चन में देखना है, हमें देखना है कि सॉल्यूशन का H+ सबसे ज़्यादा होगा। तो किस सॉल्यूशन का H+ सबसे ज़्यादा होगा, जिसका pH वैल्यू क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ए, बी और सी में से आप देख सकते हैं सबसे कम pH वैल्यू किसका है, ए का। तो जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो होगा सॉल्यूशन ए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सॉल्यूशन ए है, उसका pH वैल्यू क्या है, सबसे कम है, इस वजह से उसमें सबसे ज़्यादा H+ पाया जाएगा। तो आपको आंसर में बस ये लिखना है, सॉल्यूशन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अरेंज द गिवन सैंपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H+ कंसंट्रेशन। फिर कह रहा है कि जो भी सॉल्यूशन दिया गया है उसको हमें अरेंज करना है। किस ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। यानी कि जिसमें H+ आयन सबसे कम पाया जाता है उसको पहले रखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसको सबसे बाद में ना। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, कम से ज़्यादा की तरफ। अब आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो कैसे पता कि किस सॉल्यूशन का में H+ सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि हमें क्या करना है, जिस सॉल्यूशन में H+ सबसे कम होता है, कम से लेकर हमें क्या करना है, ज़्यादा की तरफ अरेंज करना है। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे, जिस सॉल्यूशन का pH वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसमें H+ आयन सबसे कम पाया जाएगा ना। सी सॉल्यूशन में देख सकते हैं सी का pH वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे कम H+ कहाँ पाया जाएगा, सी वाले में। तो सी वाले को क्या कर दिए, यहाँ पर रख दिए। उसके बाद क्या देखना है, इससे कम वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू बी वाले की है। बी का pH वैल्यू इससे कम है, यानी उसमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाएगा H+ आयन। और लास्ट में देखेंगे ए का pH वैल्यू सबसे कम है, जितना कम pH वैल्यू होगा उतना ज़्यादा H+ पाया जाएगा। तो लास्ट में सबसे ज़्यादा H+ कहाँ पाया जाएगा, ए वाले में। सबसे कम सी में पाया जाएगा, उससे ज़्यादा बी में पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा ए में। तो कम से लेकर ज़्यादा की तरफ हम लोगों ने क्या किया, H+ आयन की कंसंट्रेशन को अरेंज कर दिया। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा क्या, सी लेस देन बी लेस देन ए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेकंड वन। तो ये क्वेश्चन आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि चैप्टर नंबर 2 से लिया गया था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 2 3, इसमें आपको कमेंट करना है, यानी इसको बताना है कि स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है कि बी स्टिंग इज ट्रीटेड विथ बेकिंग सोडा। क्या कह रहा है कि जब मधुमक्खी हमें स्टिंग करती है, बाइट करती है, तो पेन से रिलीफ पाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बेकिंग सोडा लगाते हैं। वेयर एज वास्प स्टिंग इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट विनीगर। लेकिन जब हमें वास्प स्टिंग हमें बाइट करता है तो हमें डाइल्यूट विनीगर लगाना पड़ता है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि जब मधुमक्खी हमें काटती है ना, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, बेकिंग सोडा लगाना पड़ता है। लेकिन जब हमें वास्प स्टिंग वो बाइट करता है तो हम विनीगर लगाते हैं, ऐसा क्यों। पहले समझिए, जब आपका बी होता है ना, मधुमक्खी जब हमें काटती है तो हमारे बॉडी में क्या इंजेक्ट करती है, एसिड। क्या इंजेक्ट करती है, एसिड। और एसिड की वजह से हमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम बेकिंग सोडा लगाते हैं। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है, बेस होता है। बेकिंग सोडा तरीके क्या होता है, बेस। और बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है ना। तो आपको लिख के आना है एग्जाम में कि बिकॉज बी स्टिंग रिलीज एसिड इन आवर बॉडी विच इज़ न्यूट्रलाइज बाई बेस बाई अप्लाइंग बेकिंग सोडा। जब ये हमें बाइट करता है तो क्या होता है, ये बाइट करता है तो हमारे बॉडी में वो बेस इंजेक्ट करता है। अब बेस को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस को न्यूट्रलाइज करता है एसिड। तो जो विनीगर होता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो इस वजह से हमारे बॉडी को आराम मिलता है जब हमें आपको वास्प बाइट। तो व्हेन वास्प बाइट इन आवर बॉडी इट इंजेक्ट बेस which cause irritation. To get rid that irritation, we apply vinegar because vinegar is acidic in nature which neutralize the excess base which is injected in our body. यही लिख के आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख कर आएंगे, आइए उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको आंसर में लिख के आना है एकदम सेम जैसे लिखा हुआ है, क्या, एज
बी स्टिंग इज एसिडिक एंड वास स्टिंग इज बेसिक। मैंने कहा बी स्टिंग कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, और वास स्टिंग कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो यही आपको आंसर में लिख के आता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मर ट्रीट सॉइल विथ क्विक लाइम व्हेन टिलिंग। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो किसान होते हैं ना, वो लोग मिट्टी में क्विक लाइम मिलाते हैं। ऐसा क्यों? देखो, जो भी प्लांट वगैरह होते हैं वो लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल या बेसिक इन्वायरमेंट में अच्छे से ग्रो करते हैं। तो क्विक लाइम का नेचर कैसा होता है, क्विक लाइम इज़ बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर यानी कि ये बेस होते हैं। तो क्या करेगा, सॉइल में जो भी एसिड होंगे वो बेस मिलाने से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सॉइल को बेसिक या न्यूट्रल बनाने में हम लोग क्विक लाइम को ऐड करते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप लोग कैसे लिख कर आएंगे, तो आंसर आपको लिखना है कुछ इस तरह से। इसमें लिखा है कि टू चेंज द नेचर ऑफ सॉइल टू न्यूट्रल और बेसिक। हम इसलिए क्विक लाइम मिलाते हैं ताकि सॉइल का जो नेचर है वो कैसा हो जाए, या तो न्यूट्रल हो जाए या तो बेसिक हो जाए। क्योंकि जो प्लांट वगैरह होते हैं वो न्यूट्रल या तो बेसिक सॉइल में ही अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंशियंट स्कल्पचर एंड मार्बल स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व बाय ट्रीटिंग विद देम सर्टेन केमिकल। कह रहा है कि जो एंशियंट स्कल्पचर होता है और जो मार्बल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बचाए रखते हैं ख़राब होने से। कंजर्व मतलब होता है उसको बचाए रखना। कैसे बचाए रखते हैं, बाय ट्रीटिंग देम विद सर्टेन केमिकल। उसके ऊपर कुछ केमिकल लगाते हैं ताकि वो क्या है, जो भी मार्बल वगैरह हो, मान लो आपने कोई ताजमहल देखने गए होंगे, ताजमहल देखे होंगे, वो पूरा का पूरा मार्बल से मिलकर बना हुआ है ना। ताजमहल का मार्बल ख़राब ना हो तो उसके ऊपर कुछ केमिकल लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में समझिए। होता क्या है, जब आपका रेन होता है ना, रेन में क्या होता है, कुछ अमाउंट एसिड के पाए जाते हैं ना। एसिड जिसको हम लोग एसिड रेन के नाम से भी जानते हैं। तो रेन में जो एसिड पाया जाता है वो क्या करता है, उसके मार्बल को वो कहीं ना कहीं ख़राब कर देता है। मार्बल को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ केमिकल लगाते हैं। क्योंकि मार्बल जो होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके का बेसिक इन नेचर होता है और जो एसिडिक इन नेचर होता है। दोनों रिएक्शन करके क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और वो धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिख के आना है, तो आपको आंसर लिख कर आना है, टू प्रोटेक्ट स्कल्पचर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सर्टेन गैसेज प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट एंड एक्सीडेंट ना। स्कल्पचर को हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस होते हैं जो उसके लिए हार्मफुल होते हैं और जो एसिड रेन होता है, इनसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर कुछ ना कुछ केमिकल लगाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। यही उसका आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट से लिए गए हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन नंबर डी से। सेक्शन डी का जो क्वेश्चन नंबर 34 ये क्या कहना चाह रहा है। 34 का जो ए का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कीर्थी थिंग्स दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कीर्थी का क्या कहना था, इनका कहना था कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है किसमें होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी कृषि थिंग, कृषि का क्या कहना है, कृषि का कहना है कि इट अकर इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कृषि का कहना है कि जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। फिर आगे कह रहा है कि जस्टिफाई विथ वैलिड रीजन हुज थिंकिंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि कीर्थी या कृषि इन दोनों में से किसका रीज़न सही है और क्यों। तो पहले क्वेश्चन में जो कहना चाह रहा है उसको हम लोग पहले बारीकी से समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कीर्थी का कहना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो पहले समझो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर कृषि का कहना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है समझो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ऐसे समझो, मान लो ए बी कोई कंपाउंड है, ठीक है, सी कोई दूसरा एलिमेंट है ना। तो जब क्या करेगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। सी ने क्या किया, एक को हटा के उसकी जगह ले ली, बी और सी हो गया, ए बेचारा अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं सी ने ए को सब्स्टिट्यूट, ए की जगह सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना। तो होता क्या, पहले समझिए। जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है एडिशन रिएक्शन ना। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसमें क्या होता है, एडिशन रिएक्शन ना। तो किसकी बात सही है, कीर्थी ने कहा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि कीर्थी की बात कहीं ना कहीं क्या है, सही है। ऋषि ने कहा था कि अनसैचुरेटेड कार्बन में होता है, नहीं, इनकी बात गलत है। क्यों, क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन में कहीं ना कहीं आपका एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो आइए इसी चीज़ को हम आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं कि कहना क्या चाहता है एक्चुअल में। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है ना। एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे, एग्जांपल के तौर पे आप सिंपली से ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, C2H6 ले सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3
यही है आपका C2H6। और क्या था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये क्या होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, C2H4। C2H4 का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? C2H4 का स्ट्रक्चर बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ना। तो देखो होता क्या है, जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो देता है एडिशन रिएक्शन ना। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखो ये जो एग्जाम्पल दिया है, इसी एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। मान लो आपको दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका रिएक्शन जब आप Cl2 के साथ कराओगे तो क्या होगा, तो होता क्या है, इसमें से एक हाइड्रोजन हट के Cl लग जाता है। क्या होता है, एक हाइड्रोजन हट के Cl लग जाता है। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 था, एक हाइड्रोजन निकाल दो क्या हो जाएगा, CH2 बचेगा, और एक Cl लगा दो क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। तो हुआ क्या, इस वाले और इस वाले कंपाउंड में फ़र्क क्या है, इसमें बेसिकली एक हाइड्रोजन हट के Cl लग गया है ना। तो इसी के बोला जाता है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अनसैचुरेटेड का एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई अनसैचुरेटेड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था CH2 ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या रहता है, एडिशन रिएक्शन। इसका रिएक्शन अगर आप किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से कराएंगे, तो क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोजन जाके एक हाइड्रोजन इस पर एक हाइड्रोजन इस पर ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH2 था, एक हाइड्रोजन ऐड कर दो क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। CH2 था, एक और ऐड कर दो क्या बन गया, CH3। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, आपका एडिशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक हाइड्रोजन एक Cl से रिप्लेस हो जाता है। एडिशन रिएक्शन में पूरा का पूरा हाइड्रोजन ही जाके ऐड हो जाता है ना। तो आप देख सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला क्या दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, और डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, एडिशन दे रहा है ना। तो कैसे, ये तो समझाने का तरीका था, एग्जाम में आंसर कैसे लिख कर आएंगे इसके बारे में बता देते हैं आपको। आपको 34 का आंसर लिख कर आना है, कीर्थीज थिंकिंग इज करेक्ट एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कीर्ति की जो थिंकिंग है बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस विथ हेटेरो एटम इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है हेटेरो एटम से। हेटेरो एटम मतलब किसी और एटम से। अभी हमने देखा था हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो गया था, Cl से। Cl ही क्या है, आपका एक तरीके का हेटेरो एटम होता है। फिर आगे क्या कह रहा है, वेयर एज इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एडिशन रिएक्शन, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन होता है, क्यों, बिकॉज सिंपल मॉलिक्यूल्स आर एडेड अक्रॉस डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी हमने देखा था कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, इसमें कौन जाके ऐड हो गया था, H2 ऐड हो जाता है, इस वजह से इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका कीर्ति का थिंकिंग क्या है, करेक्ट था, कृषि का थिंकिंग क्या था, गलत था ना। आइए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि मीथेन एंड प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स आर यूज एज फ्यूल। कह रहा है कि मीथेन और प्रोपेन और उसके आइसोमर फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, कमेंट, क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं, इसके कमेंट करना है। फिर आगे कह रहा है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इमीडिएट लोअर होमोलॉगस ऑफ प्रोपेन। कह रहा है कि हमें एक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, किसका, लोअर होमोलॉगस ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन के जो छोटे कार्बन के चैन आते हैं इनके हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। फिर आगे भी कह रहा है, गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज़ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएं। यानी कि इसमें मिला जुला के बहुत सारे क्वेश्चन किया है। तो पहले जो शुरू में क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग करते हैं। तो जो शुरू में पूछा गया था कि मीथेन प्रोपेन और उसके आइसोमर फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्या, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो देखो मीथेन का फार्मूला होता है CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन ना। मीथेन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मीथेन को हम लोग आग लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जलाने में काम देता है। ऐसा क्यों, मीथेन को जब जलाते हैं वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और क्या बनाता है, साथ ही साथ हीट प्लस लाइट, क्या देता है, हीट प्लस लाइट देता है ना। तो जब मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट देखने को मिलेगा। तो जब किसी भी रिएक्शन में अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देखने के मिले तो उसमें जो भी रिएक्टेंट होगा उसको हम लोग फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोयले यानी कार्बन ना, कोयले को जहाँ हम लोग जलाते हैं वो भी फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। कोयले को हम लोग खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो कैसे, कोयले को जब हम लोग जलाते हैं वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बनाता है CO2, और बहुत ही क्या लार्ज अमाउंट में हमें हीट देखने को मिलता है। तो ऐसा कोई भी रिएक्टेंट जिसको जलाने पर बहुत सी ज़्यादा हीट दे उसे हम लोग फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वही कह रहा है कि मीथेन और प्रोपेन जो होता है या उसके कंपाउंड होते हैं और आगे तो कई सारे कंपाउंड जो होते हैं उसके रिलेटेड, उसको हम लोग फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमें हीट देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिख कर आएंगे,
तो आप आंसर लिख सकते हैं कि मीथेन एंड प्रोपेन अंडरगो कंबशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें कह रहा है कि मीथेन और प्रोपेन को जब हम लोग जलाते हैं, कंबशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना, मीथेन और प्रोपेन को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं यानी इसको जलाते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी यानी कि हीट रिलीज़ करता है। इस वजह से हम उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया पहले पॉइंट का आंसर। आइए दूसरे का देखते हैं। फिर आगे कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, लोअर होमोलॉगस ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन से जो छोटे कार्बन का चयन होता है उसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता है। पहले समझो कि प्रोपेन होता क्या है, फिर उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो CH3 CH2 CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोपेन के नाम से जानते हैं। प्रोपेन का मतलब क्या होगा, प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन का चेन और उसमें सिंगल बॉन्ड है। 3 कार्बन के चेन है और सिंगल बॉन्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। लेकिन हमें प्रोपेन नहीं लेना है, हमें किसका स्ट्रक्चर बनाना है, प्रोपेन के लोअर मेंबर। लोअर मेंबर का मतलब देखो ये 3 कार्बन का चेन है ना, 1 2 3, 3 से लोअर कौन आता है, 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन का चेन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 2 कार्बन का अगर हमें चेन बनाना होगा तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे एन, यानी हमें एथेन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो हमें यानी बेसिकली इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इथेन का अगर फार्मूला देखोगे उसका फार्मूला होता है C2H6 ना। तो देखो 2 कार्बन है, पहले क्या करो आप, 2 कार्बन को आमने सामने बना लीजिए, बना लिए। 6 हाइड्रोजन है तो क्या करो, 3 हाइड्रोजन पहले वाले कार्बन को दे दो और 3 हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन को दे दो। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब हमें देखना है कार्बन और हाइड्रोजन इनके पास कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन लगा दो। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने ऐसे लगा दिया। इस वाला ये भी कार्बन है यानी इसके पास भी क्या होंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको भी हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखना है हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास होते हैं 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, उसको भी बनाते हैं। देखिए 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी हाइड्रोजन है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे ना, इसके भी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, इसके भी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से, इसके भी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। ये थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा नीचे हो गया है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं। ओके, अब इसके भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या है, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है, यानी कि इसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 और चाहिए तो क्या होगा, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए। अब देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन बगल वाले से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। 1 इलेक्ट्रॉन पहले से एक और लेगा तो हाइड्रोजन के पास पूरे मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ऐसे इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हर कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके हो जाएगा स्टेबल, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके हो जाएगा स्टेबल। तो जितने कार्बन है हाइड्रोजन है वो 1 कार्बन से 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो हो जाएंगे स्टेबल। तो सारे के सारे हाइड्रोजन दे सकते हैं, हर हाइड्रोजन के पास अब 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब क्या होगा, कार्बन क्या करेगा, अभी इसको भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन और 4 है, 4 और चाहिए यानी कि तो इसके बाद देखो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 4 पहले से है, एक अगर हाइड्रोजन से लेगा 1 2 3 4 5 6 7 7 ही हो रहा है, एक और बच रहा है तो एक किसी लेगा, कार्बन से लेगा। यानी कार्बन जो इलेक्ट्रॉन किसी शेयर करेगा ये 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और एक बगल वाले कार्बन से लेगा। तो इस तरीके से ये शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की ना। अब क्या होगा, इस कार्बन का देखो, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 3 हाइड्रोजन से लेगा, एक इस वाले कार्बन से। तो इसका किस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर, इस तरीके से बनेगा। तो यही है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H6 ना। ये भी चीज़ आपके NCERT में बना हुआ है, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। तो NCERT में चैप्टर नंबर 4 में जब आप लोग आएंगे पेज नंबर 63 पे तो देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है यही स्ट्रक्चर है किसका, आपका इथेन। इथेन का फार्मूला भी कुछ देर पहले लिखवाते हैं, C2H6 का स्ट्रक्चर होगा। तो वही चीज़ सेम टू सेम इसमें दिया गया है जो कि हम लोगों ने कुछ देर पहले ही बनाया था। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो यहीं से आपका क्वेश्चन उठाया गया था। फिर आगे कह रहा है गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज़ के हमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है ना। तो जो होमोलॉगस सीरीज़ होता है उसके कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, पहला लिखा है कि डिफरेंस इन CH2 ना। तो जो होमोलॉगस सीरीज़ होता है उसमें CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 का मास निकालेंगे तो कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 1 × 2 2, 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है। और होमोलॉगस सीरीज़ का
जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, और उसका फंक्शनल ग्रुप भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं जो होमोलॉगस सीरीज़ होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, यानी दोनों क्या होता है, केमिकल स्ट्रेंथ रिएक्शन सेम देते हैं। और लिखा है ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ है आपके होमोलॉगस सीरीज़ के। तो रिकॉल करा दे रहे हैं, होमोलॉगस सीरीज़ में क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज़ के दो मॉलिक्यूल के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। मास की बात करेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में 14 U मॉलिक्यूलर मास का फ़र्क होता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि होमोलॉगस सीरीज़ का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, और उसका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये था आपका होमोलॉगस सीरीज़ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज़ बर्न फॉर वेल्डिंग। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इथाइन और ऑक्सीजन के जो मिक्सचर होता है हम लोग वेल्डिंग जब करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। कैन यू प्रेडिक्ट वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज़ नॉट यूज। कह रहा है कि इथाइन और एयर का मिक्सचर हम क्यों नहीं लेते हैं, थोड़ा समझो क्वेश्चन को। कह रहा है कि जब हम लोग इथाइन को वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है, इथाइन और ऑक्सीजन इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं, ना कि इथाइन और एयर का मिक्सचर लेते हैं। दोनों फ़र्क है। इसमें इथाइन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, O2 से रिएक्शन कर रहा है, और एयर क्या होता है, एयर में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना। तो एयर क्यों नहीं लेते, ये इसका कहने का मतलब था। तो आइए इसको आंसर करते हैं हम लोग, कैसे इसका आंसर होगा। तो आप आंसर लिख सकते हैं, द मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इन सफिशियंट अमाउंट अंडरगो कंप्लीट कंबशन टू फायर अ क्लीन ब्लू फ्लेम। कह रहा है कि जब हम लोग इथाइन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेते हैं एक सफिशिएंट अमाउंट में, तो क्या लेता है, क्लीन ब्लू फ्लेम देता है। ब्लू फ्लेम का मतलब होता है वो बहुत ही अच्छे से जलता है। फिर क्या कह रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हम क्या लेंगे, अगर हम लोग लेंगे या तो एयर लेंगे या फिर ऑक्सीजन लेंगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या हो, सफिशिएंट ना हो, कम क्वांटिटी में लेंगे, तो क्या होगा, इथाइन डज नॉट अंडरगो कम्प्लीटली कंबशन। तो इथाइन क्या होगा, वो अच्छे से कंबशन रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, सूटी फ्लेम देगा। सूटी फ्लेम का मतलब क्या होगा, उसमें ब्लैक कलर का स्मोक निकलेगा, जो कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। तो यही होगा उसका आंसर। आई होप तो समझ में आ गया होगा इसका आंसर ना। फिर से आपको समझा देते हैं, थोड़ा अच्छे समझिए। कह रहा है कि इथाइन और ऑक्सीजन का मिक्सचर हम लोग लेते हैं वेल्डिंग करने के लिए। क्यों, क्योंकि इथाइन का और ऑक्सीजन का जब हम लोग मिक्सचर लेंगे ना, तो क्या होगा, वो बहुत ही अच्छे क्लीन फ्लेम के साथ बंद होता है, बहुत अच्छे से जलता है। लेकिन क्या होता है, जब हम लोग इथाइन और एयर का लेते हैं ना, तो उसमें जो फायर निकलता है, आग निकलता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे ब्लैक स्मोक हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग सूटी फ्लेम बोलते हैं। सूटी SOOTY सूटी फ्लेम बोलते हैं, जो कि क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा तरीके से पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, और हमारे जो जिसको हम जला रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं क्या करता है, वो वेस्ट कर देता है। इस वजह से हम लोग ऑक्सीजन की अच्छी खासी क्वांटिटी लेते हैं, न कि एयर को हम लोग मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करने के बाद आइए देखते हैं जिसका और वाला पोर्शन है, इस और वाले पोर्शन में क्या कहना चाह रहा है। तो देखो इसमें बी का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी दो तरह के कंपाउंड है। ठीक है, ए और बी क्या है, दो तरह के कंपाउंड है। जो ए वाला कंपाउंड है वो क्या है, ये है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ए वाला कंपाउंड है वो क्या है, वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सोडियम का सॉल्ट। ठीक है, और जो बी वाला कंपाउंड क्या है, बी वाला जो कंपाउंड है वो है आपका लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड। कह रहा है जो बी वाला है वो क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का एक सोडियम सॉल्ट है ना। तो अगर आप चैप्टर 4 अच्छे से पढ़े होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। यानी कि सोप का फार्मूला होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड, ये किसका नेम होता है, ये नेम होता है डिटर्जेंट का। किसका नाम होता है, डिटर्जेंट। यानी कि आम भाषा में कहा जाए कि ए आपका क्या है, ए आपका सोप है, और बी क्या है आपका डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट दिया गया है। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच वन ऑफ ए एंड बी विल यू प्रीफर एज ए क्लींजिंग एजेंट वाइल यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर, हैंडपम्प वाटर ना। क्या कह रहा है समझो, कह रहा है कि ए और बी में से कौन सा सही पड़ेगा क्लींजिंग एक्शन के लिए। क्लींजिंग एक्शन का मतलब, क्लींजिंग एजेंट का मतलब समझो कि मान लो कपड़ा वगैरह धुलना है, तो कपड़ा हम दो तरीके से धुल सकते हैं, सोप की मदद से धुल सकते हैं और डिटर्जेंट की मदद से ना। तो अगर हमारे पास वाटर है, कौन सा वाटर है, पंप वाटर, मतलब हैंड पंप वाले चापाकल जो होता है वो ज़मीन के अंदर का पानी निकालता है ना। तो उस वाटर से हमें कपड़े को धुलना है, तो उस कपड़े को धुलने के लिए हमें हमारे सोप ज़्यादा सही पड़ेगा कि डिटर्जेंट ज़्यादा सही पड़ेगा। तो
आप जानते हैं कपड़ा वगैरह जो धुलाता है वो किसकी मदद से धुलाता है, वो डिटर्जेंट की मदद से हम लोग धुलते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है सोप के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है उसका भी रीज़न समझिए। देखिए, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है या जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है उसमें कैल्शियम+2 आयन पाए जाते हैं और या तो मैग्नीशियम 2+ आयन पाए जाते हैं। यही दो आयन पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर। तब होता क्या है, अगर हम लोग सोप यूज़ करेंगे ना, सोप यूज़ करने की वजह से क्या होता है, सोप यूज़ करने की वजह से सोप जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके एक लेयर बना लेता है जो कि कपड़े को धुलने में प्रॉब्लम करता है। लेकिन वही डिटर्जेंट अगर यूज़ करेंगे, डिटर्जेंट जो होगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्शन तो करता है लेकिन कोई भी आप लेयर नहीं बनाता, जिस वजह से कपड़ा में जो भी दाग लगा हुआ है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है ना। तो आपको क्या लिखना है, कह रहा है कि कौन सा ए और बी में से कौन सा क्लींजिंग एजेंट के लिए अच्छा होगा, मतलब कपड़े को धुलने के लिए अच्छा होगा ना। तो बी वाला अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि बी वाले में जो होता है वो कपड़े को अच्छे से साफ़ करता है, ए वाला कम अच्छे से साफ़ करता है ना। तो इसका आंसर कैसे लिख के आएंगे आइए इसको बताते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि बी इज़ प्रीफर्ड फॉर क्लींजिंग एक्शन ना, कह रहा है कि कपड़े को साफ़ करने के लिए बी अच्छा माना जाएगा। बी का मतलब यहाँ पे क्या था, डिटर्जेंट को अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है, इसमें लिखा है रीज़न, द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड वाटर आर प्रेसिपिटेटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहा है कि जो ज़मीन के अंदर कैल्शियम का मतलब यहाँ पे क्या है Ca2+, मैग्नीशियम का मतलब क्या है Mg2+। कह रहा है कि अंडरग्राउंड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, अगर इनके साथ हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ करेंगे, मतलब कहने का मतलब है सोप को यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है और कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, यानी कि एक लेयर बना लेते हैं जो कि क्या करता है, कपड़े को धुलने में प्रॉब्लम करता है। फिर आगे क्या कह रहा है कि द कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। कह रहा है कि अगर हम सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट यानी कि डिटर्जेंट लेंगे, डिटर्जेंट क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भले ही रिएक्शन करेगा लेकिन वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, यानी कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करते। इस वजह से बी जो होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्लींजिंग एजेंट के लिए, चाहे कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के प्रेजेंस में। यही कहना चाह रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन बी का सेकंड पार्ट कह रहा है कि इलेबोरेट ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एक्शन, इलस्ट्रेट मिसिल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। कह रहा है कि जो क्लींजिंग एक्शन होता है ना, ये जो क्लींजिंग एक्शन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है उसको बताइए। और कह रहा है कि मिसिल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको एक डायग्राम की मदद से समझाइए। तो आइए इसको देखते हैं कि जब हम लोग सोप या डिटर्जेंट में कपड़े को धुलते हैं तो वो उसका क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है, वो कपड़े को साफ़ कैसे करता है, इसको जानते हैं। तो क्लींजिंग एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग सोप का एग्जांपल लेते हैं कि सोप जो होता है वो वाटर कपड़े में से डर्ट को कैसे साफ़ करता है। तो जो सोप का ये जो है स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये सोप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सोप का अगर केमिकल फार्मूला की बात करेंगे, इसका केमिकल फार्मूला होता है C17H35COONA। दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोप। सोप का एक केमिकल फार्मूला होता है जिसमें 17 कार्बन की चैन होती है ना। जो चैन काउंट करेंगे 1 2 3 4 ना, 17 कार्बन की चैन होती है। हालांकि मैंने शॉर्ट में बनाया है लेकिन 17 कार्बन होता है ना। अब देखो सोप का जो स्ट्रक्चर है इसमें दो तरह के पार्ट होते हैं। ये है आपका क्या है, पहला पार्ट है, ये क्या है आपका पहला पार्ट है, और ये वाला सोप का दूसरा पार्ट है। पहले वाले जो पार्ट है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट बोला जाता है, फोबिक। और जो दूसरा वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर इनसॉल्यूबल। क्या होगा, वाटर इनसॉल्यूबल, यानी कि जो सोप का ये टेल वाला पार्ट होता है, ये टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। जबकि जो इसका हेड वाला पार्ट होता है यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल। तो सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है इसे सिंपली आप क्या बोल सकते हैं, टेल, टेल यानी पूंछ एक तरीके से। और जो ये वाला पार्ट होता है दूसरा हाइड्रोफोबिक फिलिक पार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, हेड। हाँ, तो बेसिकली जो आपका सोप होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। पहला होता है टेल, दूसरा होता है हेड। जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। जो हेड वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अब होता क्या है, जो जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होता है लेकिन ऑयल में सॉल्युबल होता है। क्या है, ऑयल में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ऑयल में सॉल्युबल होता है। मान लीजिए आपके पास ये रुमाल है ना, इस हैंकी में लग गया है ऑयल, इसको साफ़ करना है तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो इस हैंकी को क्या करिए आप वाटर में, क्या करिए,
वाटर ऐड कर मतलब पानी में इसको डाल दिए ना, पानी में कपड़े को डुबोने के बाद आप उसमें ऐड करेंगे सोप, तो होता क्या है कि जो आपका ये सोप का टेल वाला पार्ट है ना, वो कहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगा, ऑयल में डिज़ोल्व हो जाएगा। और ये जो हेड वाला पार्ट है वो कहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगा, वाटर में डिज़ोल्व होगा। तो होता क्या, जब हम लोग सोप को, वाटर को और क्लॉथ को, इन तीनों को कांटेक्ट में लाएंगे, तो जो आपका सोप का टेल वाला पार्ट होता है ना, वो टेल वाला पार्ट किसके साथ जुड़ जाएगा, आपका ऑयल के साथ। जो टेल वाला पार्ट होता है वो सारा का सारा ऑयल के साथ जाके वो जुड़ जाएगा, कुछ इस तरीके से ना, आप देख सकते हैं। और एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, कई सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सोप का जो टेल होता है वो ऑयल के साथ जाके इस तरीके से बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देगा। इसी मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, मिशिल का नाम देते हैं। तो यही क्या है आपका मिशिल, MICELLE ना। तो वही किताब में पूछा था कि मिशिल क्या होता है, क्या होता है मिशिल। जब हम लोग सोप, ऑयल और वाटर को कांटेक्ट में लाएंगे तो जो क्या होगा, सोप का जो टेल वाला पार्ट है वो क्या होगा, ऑयल में जाकर डिज़ोल्व हो जाएगा, और जो हेड होगा ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व होने के बाद ये जाके कुछ इस तरीके से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम लोग मिशिल बोलते हैं ना। अब क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, कपड़े को रब करेंगे, तो जो हेड, ये टेल वाला पार्ट है ऑयल को लेके क्या होगा, निकल जाएगा, और कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो इसको थ्योरी में कैसे लिख कर आना है, ये उसको हम बताते हैं आपको। तो देखिए, कुछ देर पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था, यही डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है ना। ये जो येलो कलर का डॉट देख रहे हैं, क्या है आपका, ऑयल है ना। और ये जो एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं, मॉलिक्यूल क्या है आपका, एक सोप का एक मॉलिक्यूल है। तो देख सकते हैं इस ऑयल में सोप का टेल डिज़ोल्व हो गया है। जितने भी टेल होते हैं वो ऑयल में जाकर डिज़ोल्व हो जाते हैं। और ये जो पर्पल कलर का बॉल देख रहे हैं, ये क्या है, सोप का हेड है। और हेड क्या होता है, वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो इसी को हमें पढ़ना है अच्छे से कि सोप का क्लींजिंग एक्शन क्या होता है। तो यही चीज़ पूरा थ्योरी में लिख के आना है। तो आपको क्या लिखना है, तो देखिए इसमें लिखा है कि सोप आर मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव डिफरिंग प्रॉपर्टीज़ ना। कह रहा है कि सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास दो तरह के एंड होती है, दोनों के प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं। पहला क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब सोप का वह वाला पार्ट जो कि वाटर में क्या हो, डिज़ोल्व हो। फिर क्या करें, वाइल द अदर एंड इज़ हाइड्रोफोबिक। सोप का जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब इट इज़ डिज़ोल्व इन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब एक तरीके से सिंपली समझिए ऑयल में डिज़ोल्व होता है ना। तो सोप के पास दो तरह के एंड होते हैं, यानी दो तरह के पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हाइड्रोफिलिक कहते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व होता है। दूसरा हाइड्रोफोबिक होता है जो कि ऑयल में डिज़ोल्व होता है। तो हमने बताया था जो आपका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है उसे हेड कहते हैं, और हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है उसे टेल कहते हैं ना। ये जो टेल है ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और हेड क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। इतनी बात तो पहले से ही हो गई थी। फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहा है कि जो सोप होता है, सोप का मॉलिक्यूल होता है, किससे मिलकर बना होता है, ये बना होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट का अगर लॉन्ग चेन लेंगे, उसमें सोडियम और पोटेशियम लगा देंगे, तो वही होगा क्या आपका सोप का फार्मूला। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था, आप देख सकते हैं यहाँ से। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH। COOH को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसी एसिड में से H हटा के क्या लगा देंगे, सोडियम, H हटा के क्या लगाएंगे, सोडियम, या फिर क्या लगा सकते हैं, पोटेशियम, तो हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप क्या करेंगे, कार्बन की लंबी सी चेन लगा देंगे, तो हो जाएगा लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं। यही चीज़ क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। और आगे देखते हैं क्या लिखना है हमें। फिर आगे क्या कह रहा है कि द आयनिक एंड ऑफ सोप डिजोल्व इन वाटर। आयनिक एंड का मतलब ये जो हेड वाला पार्ट है, ये जो हेड वाला पार्ट है वो कहाँ पे डिजोल्व होता है, वाटर में। वाइल द कार्बन चेन डिजोल्व इन ऑयल। कार्बन चेन का मतलब क्या है, जो टेल की बात कर रहा है, जो टेल है वो कहाँ पे डिजोल्व होता है, आपके ऑयल में जाके डिजोल्व होता है। तो जैसे ही सोप का आयनिक वाला पार्ट और सोप का कार्बन चेन वाला पार्ट ऑयल और वाटर में डिजोल्व होंगे, तो क्या होगा, द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसिल। कह रहा है कि जब डिजोल्व होगा तो सोप मॉलिक्यूल एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएगा। यही जो स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिल का नाम देते हैं। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ टुवार्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट। क्या कह रहा है कि सोप का एक वाला एंड यानी कि टेल वाला पार्ट कहाँ भी डिजोल्व हो जाता है, ऑयल की तरफ वो डिजोल्व हो जाता है। फिर क्या कह रहा है, द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड। आयनिक एंड मतलब जो हेड होता है वो क्या होता है, वो बाहर की तरफ होता है। आउटसाइड का मतलब वो बाहर की तरफ, यानी कि वाटर की तरफ उसका फेस हो जाता है। दिस फॉर्म्स एन इमल्शन इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है, इमल्शन फॉर्म करते हैं। इमल्शन क्या होता है, ऑयल प्लस वाटर, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग सिंपली इमल्शन कहते हैं।
फिर क्या कह रहा है, द सोप मिसिल दस हेल्प इन डिजॉल्विंग द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लॉथ क्लीन। कह रहा है कि जो सोप में जो मिसिल का फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका मिशिल का फॉर्मेशन हुआ है, ये पूरा का पूरा ये क्या है आपका मिशिल का फॉर्मेशन हुआ है। इस यही क्या करता है, ये क्या करता है, वॉश आवर क्लॉथ क्लीन, हमारे कपड़े को साफ़ करने में मदद करता है। कि जैसे हम इसको धुलेंगे, धुलने की वजह से क्या होगा, ये जो आपका टेल वाला पार्ट है वो ऑयल को लेकर क्या हो जाएगा, ऑयल को लेकर निकल जाएगा और कपड़ा बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। तो यही आपको थ्योरी में लिख के आना था। अब बी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, क्या कह रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। कह रहा है कि सोप को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और सोप किससे बनाया जाता है, सोप बनाया जाता है ईस्टर की मदद से। मतलब ये कि ईस्टर में हम क्या मिलाएं कि सोप मिल जाएगा। और क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस, सोप बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो आइए इसको भी समझते हैं। तो आइए देखते हैं सोप की प्रिपरेशन कैसे होती है ना। तो देखो सोप की प्रिपरेशन करने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था CH3COO ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। कह रहा है कि इसकी मदद से हमें क्या बनाना है, सोप बनाना है। ये जो फार्मूला दिया गया है ना, ये क्या है, ये आपका ईस्टर का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, ईस्टर। यानी कि ईस्टर की मदद से हम सोप का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, ईस्टर में अगर आप क्या मिला देंगे, बेस। बेस में कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH ना। ईस्टर में जब आप बेस मिलाएंगे तब क्या होगा, इन दोनों के रिएक्शन से सोप बनेगा। कैसे बनेगा, देखो होता क्या है कि जब ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन और CH3 के बीच में बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो सोडियम होता है वो किसके साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। और जो OH वाला पार्ट है वो किसके साथ जुड़ जाता है, CH3 के साथ जुड़ जाता है ना। तो सोडियम अगर ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो फार्मूला क्या बन जाएगा, या फार्मूला आपका बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड ONA ना। हुआ क्या है, थोड़ा समझिए। यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो ऑक्सीजन अगर सोडियम से जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3COONA। तो यही मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। प्लस और क्या बनेगा, CH3 के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। CH3 के साथ OH जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3OH ना। यही जो हम लोगों ने फार्मूला लिखा हुआ है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ सोप ना। ये सोप का क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है। तो इस तरीके से सोप का फॉर्मेशन होता है। फिर क्वेश्चन पूछा था, ये जो रिएक्शन है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो यही आपको लिख के आना था। बेसिकली ईस्टर का जब बेस से रिएक्शन कराते हैं तो सोप का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। और इस प्रोसेस का नाम होता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। यही दो आंसर आपको लिख के आना था। तो जब चैप्टर 4 में आप आएंगे पेज नंबर 73 पे, तो उसमें ये सोप बनाने का तरीका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका ईस्टर होता है ना, ईस्टर का अगर हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ ना। तो ईस्टर का जब हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो होगा, ईस्टर कन्वर्टेड बैक टू ईस्टर किस में बदल जाता है, अल्कोहल में और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि सोप में। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं ना। तो यही चीज़ मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था। और ऊपर आएंगे तो देखते हैं, जो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले रिएक्शन लिखा हुआ था, यही रिएक्शन है ना। यही क्या है, आपका ईस्टर है हमारा ना। ईस्टर का रिएक्शन किससे कराए थे हम लोगों ने, बेस यानी कि NaOH के साथ। तो क्या बनता है आपका CH3COONA, जिसे हम लोग सिंपली सोप बोलते हैं, या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो बनता है दूसरा वाला क्या होता है, अल्कोहल होता है। यही चीज़ NCERT में दिया हुआ है और हम लोगों ने पढ़ना भी। तो जब हम और आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन ई में आएंगे। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है ना, इसको भी सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा। तो पहले स्टेप में क्या कह रहा है, ए कोई कंपाउंड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ए कोई कंपाउंड है वो वाटर के साथ क्या होता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, कॉस्टिक सोडा बनाता है, जिसको हम लोग X नाम दिए हैं। और एनोड और कैथोड पर दो गैस जाके इकट्ठा हो जाती है। बताओ तो XYZ क्या होगा ना। तो थोड़ा समझिए इसको। तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है, कह रहा है कि ए का वाटर के साथ रिएक्शन करके हमें क्या मिल रहा है, कॉस्टिक सोडा मिलता है। यानी कि कॉस्टिक सोडा बनाने का तरीका बताया गया है। तो कॉस्टिक सोडा कैसे बनता है, आपको याद है। कॉस्टिक सोडा कब बनता है, जब हम लोग NaCl में क्या मिलाएंगे, वाटर। NaCl में वाटर मिलाएंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या बनता है, कॉस्टिक सोडा बनता है। NaCl और वाटर के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इसको बताया था ना, इसको बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है ना। तो ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो कॉस्टिक सोडा बनता है। और कॉस्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, कॉस्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। तो बेसिकली
पहले वाले पार्ट में हमें कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन कराना था, तो वही कह रहा है कि ए का वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, तो वो ए क्या है, ए है आपका NaCl, और NaCl और वाटर इनमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो X बनता है। X मतलब कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaOH। कॉस्टिक सोडा जब बनाते हैं उसके अलावा भी दो चीज़ें और बनती है, वो क्या होता है, वो होता है क्लोरीन और आपका हाइड्रोजन गैस। जो क्लोरीन गैस होता है वो कहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाता है, एनोड पर, और जो हाइड्रोजन गैस होता है वो कहाँ पर डिपोजिट हो जाता है, कैथोड पर। यानी कि ए आपका NaCl है, X आपका NaOH है, Y आपका Cl2 है, और Z आपका क्या है, H2 है। फिर क्या कह रहा है सेकंड वाले स्टेप में, सेकंड वाले स्टेप में कह रहा है कि जो भी ए है, ए जो भी कंपाउंड है उसको अगर हम मोल्टेन फॉर्म यानी कि लिक्विड के फॉर्म में लेंगे, तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो कैथोड बनता है जिसका नाम M है, एनोड बनता है जिसका नाम Y है, जो कि एक तरीके का गैस है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि ए क्या है हमारा, NaCl, ए क्या है आपका NaCl, यानी कि NaCl में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तब क्या होगा, तो देखो क्या होता है। NaCl को जो हम लोग में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो मोल्टेन NaCl का मतलब होता है NaCl लिक्विड के फॉर्म में। NaCl जो कि लिक्विड के फॉर्म में है, अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, ये NaCl में से Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है ना। तो जो आपका कैथोड पे जाके बनता है वो क्या है, सोडियम। सोडियम कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है, कैथोड पर, और जो क्लोरीन है वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, एनोड पर। क्लोरीन जो होता है वो Cl2 के फॉर्म में एनोड पर जाकर डिपोजिट हो जाता है ना। तो याद करिएगा, जब NaCl में हम लोग मोल्टेन NaCl में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो सोडियम बनता है, क्लोरीन गैस बनता है। सोडियम कहाँ पे डिपोजिट हो जाता है, कैथोड पर, और क्लोरीन कहाँ पे डिपोजिट हो जाता है, एनोड पर। तो जो M है वो M क्या है आपका, सोडियम है, Y क्या है आपका, Cl2 है। फिर अगले स्टेप में क्या कह रहा है, अगले स्टेप में कह रहा है कि जो अभी अभी M बना हुआ है, M क्या है, सोडियम ना। जो सोडियम बना हुआ है M यहाँ पे क्या है, सोडियम, क्योंकि देखा है जो M है वो क्या है, सोडियम। वही कह रहा है कि M अगर इससे रिएक्शन करेगा CH3COOH से तो क्या बनेगा, देखो CH3COOH ये क्या है, एक तरीके का एसिड है, ये क्या है आपका एसिड है, और सोडियम क्या होता है, एक तरीके का मेटल होता है ना। मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस। कैसे, जब मेटल आपका एसिड से रिएक्शन करता है तो मेटल क्या करता है, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो सोडियम क्या करेगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, किस फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। एरो क्या है, एरो दिखाता है गैस को, और H2 क्या होता है, गैस। तो यानी Z क्या हो जाएगा आपका, H2 गैस। अब P क्या है यहाँ पे, P है आपका सॉल्ट। होता क्या है, जब सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो हाइड्रोजन की जगह कौन ले लेगा, सोडियम। तो फार्मूला बन जाएगा CH3COO Na हो जाएगा। तो P क्या है, P है आपका CH3COO Na, जिसे हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं ना। फिर फोर्थ वाला क्या कर रहा है, फोर्थ वाला कह रहा है कि CH3COOH को अगर हम Q के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो R बनता है, वो R क्या है ना। तो CH3COOH का Q के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब Q क्या है यहाँ पे, तो जो Q होता है, Q होता है आपका C2H5OH, C2H5OH, इसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अल्कोहल के साथ, इसके प्रेजेंस में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। तो क्या बनता है, तो बनता है ईस्टर। क्या बनता है, ईस्टर बनता है, ईस्टर ना। तो इस रिएक्शन का नाम होता है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो ईस्टर बनता है। कैसे बनता है इसको हम आपको अलग से बता देते हैं। तो देखिए, जब हम लोग CH3COOH, ये है क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब किसके साथ कराएंगे, अल्कोहल, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल का फार्मूला अभी हम लोग ने लिखा था C2H5OH। क्या लिखा था हम लोगों ने, C2H5OH ना। C2H5OH का आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। किस तरीके से लिखना है, आपको लिखना है C2H5OH, OH, इस तरीके से आपको लिखना है। C2H5OH मैंने OH के पहले लगा दिया है ना। अब होता क्या है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H, ये दोनों लोग आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। कैसे, H और OH दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब होता क्या है, कहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों लोग क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, C2H5 के साथ ना। तो ये बना लेता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब अल्कोहल को साथ कराते हैं तो ईस्टर बनता है। तो यही आपका आंसर हो गया जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ईस्टर का फार्मूला पढ़ा था, वो क्या है, वो था आपका CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, यही था हमारा क्या, ईस्टर, यानी यही आपका क्या है, R हो गया। और कह रहा है कि R जब X से रिएक्शन कर रहता है तो P और Q बनाता है।
तो आर अभी हम लोग कुछ देर पहले ही देखे थे। आर क्या है? आर है आपका ईस्टर। क्या है आपका? आर है आपका ईस्टर। ईस्टर जब एक्स के साथ रिएक्शन करता है, और एक्स अभी कुछ देर पहले देखा है, एक्स क्या है हमारा? NaOH है। एक्स क्या है आपका? NaOH है। तो यानी ईस्टर जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो पी और क्यू बनाता है ना। तो यहाँ पे पी क्या है? पी है आपका CH3COONA। क्या है? पी है आपका CH3COONA है। और क्यू बनाता है, क्यू कहाँ पे? क्यू है आपका C2H5OH। C2H5OH ना। तो यही हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर। आइए आपको दिखाते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये सब रिएक्शन जो है आपके NCERT में कहाँ दिए गए हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट से लिया गया है। कैसे, आइए उसको भी दिखा देते हैं। तो जब आप NCERT के चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 29 के बाद यानी कि 30 पर आएंगे तो उसमें यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है ना। रिएक्शन लिखा है कि NaCl वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन गैस ना। तो ये इसी को जो आपका NaCl लिखा हुआ है, इसी को आपके क्वेश्चन ने क्या मान लिया था? ए। कह रहा है कि ए कोई कंपाउंड है, उसका वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो क्या बनता है? X बनता है जो कि क्या है? NaOH है। और क्या बनता है? Y बनता है। और क्या बनता है? Z बनता है ना। तो X आपका क्या? ए आपका क्या था? NaCl, X था NaOH, Z था Cl2 और Y था H2 ना। तो यही रिएक्शन आपके लिया गया है। यह है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये आपका क्वेश्चन उठाया गया है। आइए दूसरा वाला देख लेते हैं कहाँ से पूछा गया है। दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा गया था ए का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। ए यहाँ पे क्या है? ए है आपका NaCl। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो M और Y बनता है। तो ये NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्वेश्चन कहाँ दिया है आपके NCERT में? तो देखिए थोड़ा सा जब इसके नीचे आएंगे, तो जब आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 52 पर आएंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा गया है। देखिए रिएक्शन ना, यही जो रिएक्शन है आपका, वही जो आपको कहना चाह रहा था। देखो क्या है, NaCl जो होता है, इसको जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो Na बनता है और Cl2 बनता है। तो यहाँ पे क्या बना है? Na बना है और Cl2 बना है। इसी को रिएक्शन में आपको दिया गया है। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, कह रहा है सोडियम जब CH3COH से रिएक्शन करता है तो P और Q बनता है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ दिया है? ये क्वेश्चन दिया है चैप्टर नंबर 4 यानी कि कार्बन एंड कंपाउंड से लिया गया है। दिखाते हैं आपको। तो चैप्टर नंबर 4 में जब आप लोग आएंगे पेज नंबर 71 के बाद यानी कि 72 पर, तो यहाँ पे देखो सोडियम दिया गया है ना। सोडियम दिया गया और अल्कोहल दिया गया था। तो वही क्वेश्चन में अल्कोहल की जगह क्या दे दिया था? CH3COOH दे दिया गया था ना। तो रिएक्शन लगभग सेम ही, बस अल्कोहल की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया गया था। बाकी रिएक्शन करने का तरीका क्या था? सेम था। तो जो फोर्थ वाला कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ईस्टर बनता है। ये भी आपके चैप्टर नंबर 4 से ही लिया गया है। इसको भी दिखा देते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब पेज नंबर 73 पर आएंगे तो यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया है ना। इस रिएक्शन का नाम क्या है? स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ना। इस रिएक्शन में देख सकते हैं ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका है अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो ये कंपाउंड बनाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। वही हमने आपको आंसर में कराया था। अगला क्या दिया है? अगला दिया है कि ईस्टर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो CH3COONA और C2H5OH बनाता है। ये भी आपके चैप्टर नंबर 4 से ही लिया गया है। उसको भी दिखा देते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है यही क्या है? आपका ईस्टर है हाँ। ईस्टर क्या करता है? NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है और CH3COONA। यही क्वेश्चन में दिया गया था। तो कहीं ना जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब आपके चैप्टर नंबर 4 के अप्रॉक्सीमेट लिए गए हैं। तो जो इसमें पहला और दूसरा ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन लिए गए थे। आप पहला वाला क्वेश्चन लिया गया था एसिड बेस एंड सॉल्ट में से, दूसरा वाला क्वेश्चन लिया गया था आपका मेटल एंड नॉन मेटल, तीसरा चौथा पाँचवा लिया गया था कार्बोनेट्स कंपाउंड। यानी कि 3 चैप्टर को मिलाकर एक ही क्वेश्चन बनाया गया था। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A, Y, Z, M, P और Q क्या है? R, इनके नेम्स बताने हैं ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ए आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है, एक्स आपका NaOH यानी कॉस्टिक सोडा है ना। इसका आंसर कैसे लिख कर आएंगे आइए इसको भी बता देते हैं। तो आपको आंसर लिख के आना था कि ए क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और वाई क्या है? क्लोरीन गैस यानी कि Cl2, जेड क्या था? हाइड्रोजन गैस यानी कि H2, और एम था सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का मतलब सिंपली सोडियम। और पी क्या था? सोडियम इथेनॉइड। सोडियम इथेनॉइड का फार्मूला क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड ONA। इसको बोला जाता है सोडियम इथेनॉइड। और आर क्या था? इथाइल इथेनॉइड। इथाइल इथेनॉइड का मतलब CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 ना। यही आपको सिंपली क्या होता है? ईस्टर का फार्मूला होता है। तो जो हम लोगों ने प्रोडक्ट बना के आए इसी को आप क्या कर दिया? मैंने अलग से लिखवा दिया। आप एग्जाम में सिर्फ इतना ही आंसर लिख देंगे तभी आपका आंसर पूरा सही होगा। तो बी वाला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी टू टेस्ट जेड। जो भी क्वेश्चन में भी हम लोगों ने जेड बनाया हुआ है ना, यही आपका क्या है? जेड। जो जेड बना हुआ है यानी कि हाइड्रोजन गैस बना हुआ है, इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो देखिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग जलती हुई मोमबत्ती ना, जलता हुआ कैंडल हाइड्रोजन गैस के पास लेकर आएंगे तो क्या होता है? पॉप साउंड क्रिएट करता है। साउंड क्रिएट क्या करने का मतलब ये है, जो भी गैस निकल रहा है वो कौन सा है? हाइड्रोजन गैस। तो क्या लिख कर आएंगे? वेन वी टेक
कैंडल टुवार्ड द माउथ ऑफ हाइड्रोजन गैस देन इट क्रिएट पॉप साउंड विच कन्फर्म द गैस रिलीज इज हाइड्रोजन गैस। यही आपको लिख के आना है। और क्या आगे क्वेश्चन में कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि नेम द प्रोसेस इन विच कंपाउंड एक्स वाई जेड आर फॉर्म फ्रॉम ए। कह रहा है कि ए से एक्स वाई जेड जो बना हुआ उस प्रोसेस का नाम देना है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में जो ए है ना, ए से जो एक्स वाई और जेड बना हुआ है, ये किस प्रोसेस का नाम क्या है? देखो, ये इसमें बना है कॉस्टिक सोडा ना। तो कॉस्टिक सोडा बनाने का जो तरीका है, इसका रिएक्शन का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलेंगे? क्लोर अल्कली प्रोसेस, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें क्या हो, क्लोरीन गैस मिले और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस मिले, इसी को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। जो कॉस्टिक सोडा बनाने का तरीका है, इट इज़ आल्सो नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो हम लोगों ने कॉस्टिक सोडा बनाया था ना, तो कॉस्टिक सोडा बनाया था, इसको इसमें लिखा भी है। कॉस्टिक सोडा बनाने का जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ दिया है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ये पूछ रहा था कि जो कॉस्टिक सोडा बनाने का तरीका क्या था, वो था आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्योंकि इसमें लिखा भी है कि प्रोडक्ट में क्लोर यानी कि क्लोरीन बना हुआ है, अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली बोलते हैं, क्लोरीन को यहाँ पे क्लोर लिया गया है, इसलिए इसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये चीज़ भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में और आगे बढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड एक्सपेरिमेंटली। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे बताएंगे कि आपके पास इथेनॉल है, कौन सा इथेनोइक एसिड है? तो आइए इसको हम अलग से करके बताते हैं कि कैसे आप एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए आपको आंसर कैसे करना है ना। तो आपको क्या पता करना था, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, इन दोनों को हम लोग कैसे अलग करेंगे, है ना। तो जो इथेनोइक एसिड होता है, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ये आपका इथेनोइक एसिड है। और इथेनॉल का यहाँ फार्मूला दिया नहीं है, लिख दीजिए C2H5OH। क्या है? C2H5OH। C2H5 होता है C2H5OH होता है इथेनॉल का फार्मूला। कैसे अलग करेंगे? देखिए, अगर आप इथेनोइक एसिड में क्या मिलाएंगे, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट ना। CH3COH में अगर हमें सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे उस रिएक्शन में क्या होगा, बबल्स फॉर्म होगा। क्या होगा? बबल्स फॉर्म होगा। बबल फॉर्म होगा, समझ लेना कि वो क्या है, आपका इथेनोइक एसिड है। अगर इसी अल्कोहल में, इथेनॉल में हम लोग क्या मिलाएंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो क्या होगा, कोई भी बबल्स फॉर्म नहीं होगा। तो समझ जाना वो क्या है, आपका इथेनॉल है। वही आपको क्या बताना था, आपके पास एक इथेनोइक एसिड दिया होगा टेस्ट ट्यूब में, दूसरे में इथेनॉल दिया होगा, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे आप? एक बार टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, और दूसरे में भी ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट। जिसमें CO2 का बबल्स देखने को मिलेगा वो आपका इथेनोइक एसिड होगा, इसमें CO2 का बबल्स देखने को नहीं मिलेगा वो आपका इथेनॉल होगा। तो इसमें लिखा भी है, थ्योरी में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, इथेनोइक एसिड react with carbonate and hydrogen carbonate to give rise salt, carbon dioxide, water. The salt produced is commonly called sodium acetate. रिएक्शन में कुछ खास नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि जब इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, CO2 गैस बनाता है और वाटर बनाता है। ये क्या है, आपका एक तरीके का सॉल्ट है और CO2 गैस और वाटर का फॉर्मेशन करता है ना। तो मतलब ये कहने का मतलब है, इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, जबकि इथेनॉल सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो रिएक्शन करा के हम बता सकते हैं कौन इथेनोइक एसिड है, कौन इथेनॉल है। पता कैसे करेंगे, अगर आपको बबल्स देखने को मिलेगा, यानी कि CO2 गैस की वजह से बबल्स मिलता है, तो आपका इथेनोइक एसिड है। बबल्स देखने को नहीं मिलेगा तो आपका इथेनॉल होगा। तो इस तरीके से आपको इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये भी रिएक्शन आपके चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है, इसको भी दिखाते हैं एनसीईआरटी में ये कहाँ लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में जब आप लोग 74 पर आएंगे, 74 पेज नंबर पर आएंगे, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ना कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अगर सोडियम कार्बोनेट का साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, बनाता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 गैस ही बताता है कि ये क्या है, आपका इथेनोइक एसिड है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि गिव द IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। अल्कीन का जो पहला मेंबर है उसका हमें नाम बताना है कि उसका नाम क्या होता है। फिर क्या कह रहा है, विच इज़ फाउंड बाय एडिशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से क्या होता है, ये अल्कीन का मेंबर फॉर्म होता है। फिर क्या कह रहा है, इलस्ट्रेट द चेंज विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की मदद से हमें समझाइए ना। तो आइए उसको करते हैं। तो देखिए, जो आपका अल्कीन होता है ना, अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। CnH2n अल्कीन का फार्मूला होता है, जहाँ पे n क्या होता है, n की वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन ना। यानी n की वैल्यू रखने पे आपका अल्कीन बनेगा। क्या क्वेश्चन में कह रहा था कि अल्कीन का फर्स्ट मेंबर लिखना है। फर्स्ट मेंबर का मतलब n की वैल्यू हमें क्या रखना है, 2 रखना है। अगर n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, C2H2, n की जगह 2 रखना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा C2H2 2 4। यानी C2H4 क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन ना। अगर
अल्कीन का अगर स्ट्रक्चर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? देखो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का पहले आपका करिए आमने सामने लिख दीजिए ना। अल्कीन का मतलब होता है ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाएगा, यानी इनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। 2 कार्बन था, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। 4 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन पहले वाले कार्बन पे लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन पे लगा दीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा यही आपका क्या है, अल्कीन के सेकंड मेंबर का स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग इथीन के नाम से भी जानते हैं। क्या होगा, इथीन। 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, तो ये हो गया आपका इथीन। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अल्कीन के फर्स्ट मेंबर का नाम क्या है। अल्कीन के फर्स्ट मेंबर का नाम है इथीन। क्या नाम है, इथीन इसका नाम है, और ये उसका है फार्मूला दिया गया है। IUPAC नेम बताना था, तो यही आपका क्या है, IUPAC नेम। फिर और क्या पूछ रहा था कि जो इथीन है ये बना कैसे, इसके बनाने का तरीका यानी प्रिपरेशन भी बताना है। तो कैसे बनता है इसको भी बता देते हैं। तो देखिए, जब आप इथेनॉल क्या लेंगे, इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, इथेनॉल का फार्मूला होता है CH2 CH3 CH2OH ना। ये जो हमने लिखा हुआ है केमिकल फार्मूला, ये क्या है, इथेनॉल का फार्मूला है। इथेनॉल का रिएक्शन जब किसके साथ होगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तब जाके क्या बनता है आपका इथीन, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। अब ये बना कैसे थोड़ा समझिए। देखिए CH3 CH2OH, इसको आप कुछ इस तरीके से लिखिए, CH3 CH2OH है ना, OH को लिख दीजिए आप नीचे, ठीक है। और जो CH3 है ना, CH3 को क्या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 को आप किस तरीके से लिखना है, CH3 को आप इस तरीके से लिख दें, CH2H। देखिए हमने क्या किया है, CH3 को हमने क्या किया है, CH2H लिख दिया, बात तो वही है, CH2 और H CH3 हो गया। तो क्या करना है आपको, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। यहाँ से क्या हो गया, बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, H और OH ये क्या हो जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होता है, जब पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं तो नए बॉन्ड बनते हैं। तो कार्बन क्या करता है, जो पुराने बॉन्ड टूटे हैं, इसी बॉन्ड की ब्रेक होने की वजह से कार्बन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है। तो क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड था, एक और बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड CH2। तो यही आपका क्या है, इथीन। यही आपको आंसर में बताना था। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि जो आपका IUPAC नेम था वो क्या है आपका, इथीन IUPAC नेम होता है। इथीन कैसे बनता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, जब आपका इथेनॉल का रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ, तब जाके आपका इथीन बनता है और साथ में वाटर एलिमिनेट हो जाता है। तो यही आपको आंसर लिख के आना था। सी वाला पार्ट कह रहा है कि ऑल कम्बिनेशन रिएक्शन आर ऑक्सीडेशन। कह रहा है कि जितने भी कम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, लेकिन सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन नहीं होते। क्या आप इस बात से सहमत है? तो आप बताइए क्यों ऐसा होता है। क्या हो रहा है, कह रहा है कि सभी कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन होते हैं लेकिन सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन नहीं होते हैं। तो आइए एक कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो पहला पार्ट कह रहा था कि ऑल कंबशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन, जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं वो आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। देखते हैं ये बात सही है या गलत है। देखो, कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन। किसी का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो एक तरीके से वो कंबशन रिएक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन अगर ऐड होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो होगा ऑक्सीडेशन ना। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कार्बन है ना, कार्बन का कंबशन कराना है, यानी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CO2 गैस बनाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें हीट भी रिलीज होता है। अब देखो कार्बन पहले था अकेला, अब कार्बन के साथ कौन लग गया, ऑक्सीजन, यानी कहीं ना कहीं कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये कंबशन रिएक्शन भी है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, यानी कि कह सकते हैं कंबशन रिएक्शन सभी ऑक्सीडेशन होते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है मीथेन यानी CH4 का कंबशन कराते हैं, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है और साथ ही साथ हीट और लाइट बनाता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन में हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब क्या हो गया, कार्बन में हाइड्रोजन रिमूव होकर ऑक्सीजन लग गया है। इन दोनों का अगर चेंज देखेंगे तो हुआ क्या है, CH4 से CO2 में कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से यहाँ में हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि CH4 का यहाँ पर हो गया है ऑक्सीडेशन। और ये कंबशन रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि यस, ऑल कंबशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है उसको भी आइए सीखते हैं। नेक्स्ट कह रहा था कि ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर नॉट कंबशन, सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन नहीं होते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है CO और Zn क्या होता है, अलग हो जाता है ना। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें देखिए कार्बन जो है ना, कार्बन का अगर कंपेयर कराएंगे तो कार्बन पहले अकेला था, अब कार्बन में क्या लग गया, ऑक्सीजन। तो कार्बन में अगर ऑक्सीजन लगेगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि एक तरीके से क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कंबशन नहीं होता है। देखो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। क्या होता है, हीट रिलीज होता है।
कंबशन रिएक्शन में हीट रिलीज़ होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है। तो इस वाले केस में हीट रिलीज़ नहीं होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जरूरी नहीं कंबशन रिएक्शन हो। देखो होता क्या, समझो फिर से। देखो जो आपके कंबशन रिएक्शन होते हैं, वो ऑक्सीडेशन होते हैं। क्यों? कंबशन रिएक्शन में पहली बात तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और कंबशन रिएक्शन में हीट भी रिलीज़ होता है ना। तो सभी कंबशन रिएक्शन में हीट भी रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन भी ऐड होता है। लेकिन सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कंबशन नहीं होते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन तो ऐड हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसमें हीट रिलीज़ हो। तो हीट मैटर करता है। तो इसका आंसर को कैसे लेके आएंगे एग्जाम में, इसको बताते हैं आपको। तो आपको आंसर करके आना है कि इन कंबशन रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड। जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, हेंस ऑल कंबशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन। इस वजह से सभी कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सभी कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होते हैं, इस वजह से सभी कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। फिर क्या कह रहा है, वेयर एज इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनर्जी मे और मे नॉट बी रिलीज। कह रहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस वजह से सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन नहीं होंगे ना। अगर रिलीज़ होगा तो होगा, कंबशन नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसमें हीट रिलीज़ कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। इस वजह से सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन नहीं होते। तो मिला जुला के जो भी कॉन्सेप्ट था सारा का सारा हीट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इस तरीके से आपने जितने भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो अब तक जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके सीबीएसई के सैम्पल पेपर में, उसके हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है ना। इस सैम्पल पेपर का जो लिंक है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आपका इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा और इसका क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।